पिछले वीडियो में हम लोग पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में पढ़ चुके थे और मैक्सिमम क्या बोलते हैं ना पदार्थ के कणों के गुणों के बारे में जान चुके थे। अब हमको पढ़ना है क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं, इसी के बारे में जानना है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं जो मेन रूप से होती हैं भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। उसी के बेस पर क्या हम ये जान सकते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था मतलब प्रत्येक पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, मगर अगर ठोस है तो क्या द्रव बन सकता है, द्रव है तो क्या उसे हम गैस में बदल सकते हैं, इसी के बारे में जानना है। एक जनरल एग्जाम्पल हम लेते हैं जल का। जल जबकि हर जगह आसानी से उपलब्ध है और आप लोग देखे भी हैं, तो जल को अगर हम बॉटल में रख के फ्रीज में रख दें तो धीरे धीरे ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद वो बर्फ़ में बदल जाएगा। तो बर्फ़ क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है? तो हम जानते हैं कि बर्फ़ क्या है, ठोस है और जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर उसी जल को हम गर्म करें तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे उसको गर्म करेंगे तो एक कंडीशन आएगा, वो बॉयल करेगा, बॉयल करके भाप में बदल जाएगा। तो जल का जो वाष्प है इसी को हम उसको क्या बोलते हैं, जल वाष्प। तो हम कह सकते हैं कि जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, कह सकते हैं और जानते भी हैं कि जल तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, हम देखे भी हैं। तो पहला है हेडिंग हमारा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। इसी को हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस के रूप में जैसे बर्फ़ रहता है ना, तो बर्फ़ किस अवस्था में है, ठोस। जल जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और जलवाष्प गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है पदार्थ की अवस्था पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। अगर किसी पदार्थ का ताप हम बढ़ाएंगे तब क्या होगा, अब पदार्थ का ताप घटाएंगे तब क्या होगा, इसी के बारे में जानना है कि क्या ताप बढ़ाने या घटाने से किसी भी पदार्थ की अवस्था बदल सकती है या नहीं। तो हम जानते हैं जनरल कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं या ऊर्जा देते हैं तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब कण तेज़ी से गति करने लगते हैं और गति करने की वजह से उनके बीच का अंतराणु का स्थान बढ़ जाता है। तो अगर मान लीजिए ठोस पदार्थ है तो उसके कण पास पास होंगे, हमने उसको गर्म किया तो उसके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो एक कंडीशन आएगा कि वह द्रव में बदल जाएंगे। इसलिए कि द्रव में कणों के बीच की दूरी ठोस के कणों के बीच की दूरी से अधिक होती है। तो हम निरंतर ताप दे रहे हैं, तो निरंतर हम गर्म करेंगे तो गर्म करते करते क्या होगा कि कणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और एक कंडीशन आएगा कि वह द्रव वाले रेंज में चला जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ का अगर हम ताप बढ़ाएं तो ठोस पदार्थ का अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो एक निश्चित ताप पर वह द्रव में बदल जाएगा, और जब हम द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो वह निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है तो थोड़ा क्लियर होगा। देखते हैं पदार्थ की अवस्था पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हम जानते हैं किसी भी पदार्थ का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से गति करेंगे। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर देती है। धीरे धीरे जैसे ही हम देंगे तब दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो कण आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब लगातार हम ऊष्मा उसको देते रहेंगे तो उस ऊष्मा को प्राप्त करके ऊर्जा के कणों के बीच के आकर्षण बल को, जो आकर्षण बल है, पार करने का मतलब आकर्षण खत्म हो जाएगा कणों के बीच। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगेंगे। जो उसका फिक्स पोजीशन था कण का, वो अपना स्थान छोड़ेगा और छोड़ करके निरंतर तेज़ी से गति करने लगेगा। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदलने लगता है। जब कंटिन्यूअस हम गर्म करते रहेंगे, ऊर्जा देते रहेंगे, तो कणों के बीच का आकर्षण कम होगा, धीरे धीरे कम होते होते उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। आकर्षण जब खत्म हो जाएगा तो दोनों कण एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब अलग होंगे तो बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। अब बीच का डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा अवस्था बदल जाएगी। वह अवस्था क्या होगी, ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा। सीधा सीधा मतलब है, आप लिख लीजिएगा। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है।
आकर्षण बल पार करने का मतलब ये हो गया, एनर्जी जब ज़्यादा हो जाएगी तो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वह ख़त्म होगा, तो दोनों कण एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। अब उस कंडीशन में मान लीजिए जिस टेम्परेचर पर हम मतलब ताप बढ़ा रहे हैं ना, उष्मा दे रहे हैं तो एक ताप दे रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर देने की वजह से एक कंडीशन आता होगा, तो उस कंडीशन पर टेम्परेचर क्या है उसी के बारे में हमको जानना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गलनांक। मतलब जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह ताप उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ये डिफिनीशन है गलनांक की, एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह तापमान उस ठोस का गलनांक कहलाता है। वह तापमान उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ये गलनांक की परिभाषा है, तो याद आप लोग कर लीजिएगा। मतलब गलना का मतलब क्या हुआ, ठोस का द्रव में बदलना गलना कहलाता है या पिघलना कहलाता है, ठीक है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसी तापमान को हम क्या कहते हैं, गलनांक, ठीक है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब बीच का आकर्षण बल कितना ज़्यादा है। अगर कणों के बीच का आकर्षण बल ज़्यादा होगा किसी भी पदार्थ के, जिस पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल ज़्यादा होगा उस पदार्थ का गलनांक अधिक होगा, और जिस पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल कम होगा उस पदार्थ का गलनांक कम होगा। क्लियर। अगर गलन या संगलन मतलब गलना या पिघलना किसे कहते हैं, तो ठोस के द्रव में परिवर्तन को, अर्थात ठोस के गलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संगलन। ये आप जानते ही हैं, ठोस के द्रव में परिवर्तन को अर्थात ठोस के गलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संगलन। और वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है या ठोस पिघलता है उसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक। क्लियर। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर कोई पदार्थ है, हम इसको धीरे धीरे ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा देने के बाद जब वह गलना शुरू होता है तो एक ही बार ऑटोमेटिक मतलब कंप्लीट पूरा नहीं पिघलता है, मतलब धीरे धीरे पिघलता है। लेकिन जैसे ही पिघलना शुरू होता है हम कंटिन्यूअस नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं उसको, लेकिन उस पदार्थ के तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हम मान लीजिए कि कोई पदार्थ है ठोस, बर्फ़ी मान लो, ठीक है, हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो द्रव में बदल रहा है, जल में बदल रहा है। तो जब ये पिघलना शुरू हुआ तो एक ही बार देखे होंगे कि बर्फ़ जल में नहीं बदलता है बल्कि धीरे धीरे पिघलता है। तो जब पिघलना शुरू हो जाता है फिर भी हम उसको हीट कर रहे हैं, मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, तो होता क्या है ना, जब पिघलना शुरू होता है तो उस समय अगर हम थर्मामीटर उसमें लगाएं तो जो टेम्परेचर होगा, जब तक पूरा बर्फ़ जल में नहीं बदल जाएगा तब तक टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि हम तो नीचे से ऊष्मा लगातार दे रहे हैं। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि आखिर वह ऊष्मा कहाँ जाता है। हम तो लगातार हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब वह ऊष्मा कहाँ जाती है उसी के बारे में जानना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे आंसर है उसका, गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण ठोस द्रव में बदल नहीं जाता है तब तक तापमान नहीं बदलता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि उस वक्त ऊष्मा कहाँ जाती है, नहीं बदलता है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बाद भी ऐसा ही होता है, कंटिन्यूअस हम एनर्जी देते हैं तब भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इस ऊष्मा का प्रयोग, देखिए ऊष्मा कहाँ जाता है, इस ऊष्मा का प्रयोग कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था बदलने में होता है। कहने का मतलब ये जो ऊष्मा है वह कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको समाप्त करने में खर्च होता है। इस ऊष्मा का प्रयोग कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था बदलने में होता है। मतलब ये ऊष्मा पदार्थ की अवस्था बदलने में यूज होता है। और पदार्थ की अवस्था कैसे बदलता है, पदार्थ के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसी को समाप्त करके ये मतलब कि पदार्थ की अवस्था को बदलता है। ठीक है।
क्योंकि तापमान में बिना किसी प्रकार की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को ठोस अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पात्र, मतलब जिस भी बर्तन में हम रखें उसको, ऊष्मा पात्र यानी बीकर में हम लिए हैं बर्फ़ को, तो बीकर में ली गई वस्तु में छिपी रहती है, यह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसी ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि जब हम किसी भी पदार्थ को, ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह जब द्रव में बदलना शुरू होता है उस वक्त हम लगातार ऊर्जा देते हैं, उसके बाद भी पदार्थ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आखिर ऊष्मा कहाँ जाती है? तो उसके लिए अगर आपको आंसर लिखने के लिए पूछेगा तो आप यहाँ से ले करके और यहाँ तक लिखेंगे, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन अगर कोई भी पूछता है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है भी आपके क्या बोलते हैं इंटरनल क्वेश्चन में, बुक में यही क्वेश्चन है, इसका यही आंसर होगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, किसी पदार्थ को नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यक मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर फिक्स हो जाए, फिक्स ताप मतलब कि निश्चित ताप पर या नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए, मतलब ठोस से द्रव में बदलने के लिए ऊष्मा की जो मात्रा लगती है उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, या उसी को छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है और पूछता भी है कि गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या ऐसे पूछता है। पूछता है गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ये डिफिनीशन है, एकदम रट लीजिएगा, एक बार हम बोल रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। याद करिएगा डिफिनीशन ही। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। याद कर लीजिए, फिक्स होता है। मानिए बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अब देखिए, फिर यहाँ तो हो गया, ठोस को हमने द्रव में बदल दिया, अब हमको द्रव में गैस में बदलना। अब क्या होगा? हम द्रव की जगह पर जल यूज कर रहे हैं, जो अच्छे से समझ में आएगा। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करने लगते हैं। देखे होंगे पानी जब आप लोग गर्म करते हैं ना, सनसनाहट होती है और धीरे धीरे बुलबुले तेज़ी से चलते हुए दिखाई देते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। समझिएगा ध्यान से। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करने लगते हैं। जनरल यूज की चीज़ है, आप घर भी गर्म करके देख सकते हो। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। जब स्वतंत्र होंगे तो जब भाप बन के उड़ेंगे, इस तापमान पर इसका मतलब द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वथनांक। क्वथनांक की डिफिनीशन क्या लिखोगे? वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये परिभाषा है क्वथनांक की। वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। इसका मतलब ये हो गया कि जब द्रव बॉयल होता है तो पूरे लिक्विड में हलचल होती है, इसलिए यहाँ पे नाम लिया है समष्टि गुण का। कि एक होता है द्रव का वाष्प में बदलना, एक होता है द्रव का गैस में बदलना। तो दोनों में अब वाष्पन के द्वारा भी द्रव गैस में बदलता है और क्वथन के द्वारा, मतलब बॉयल करते हैं तब भी बदलता है, और वाष्पन भी होता है उसमें भी बदलता है। जैसे मान लीजिए जनरल एक प्लेट में या किसी मतलब कि ऐसे बर्तन में आप पानी रख दो और उसको धूप में रख दो तो धीरे धीरे वो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे उड़ रहा है, इसलिए कि उस बॉयल नहीं करेगा वो। तो उसमें क्या होता है ना, केवल ऊपरी लेयर से वाष्पन होता है, धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन जब क्वथन होता है तो पूरे द्रव में हलचल हो जाती है, बॉयल होता है, पानी देखे होंगे आप लोग, इसलिए हम कहते हैं कि क्वथनांक समष्टि गुण है, मतलब पूरे द्रव में ये परिवर्तन दिखाई देता है। एक और डिफिनीशन है और अच्छी डिफिनीशन यही है, नीचे वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, आगे पढ़ोगे तो यही डिफिनीशन यूज भी होगा क्वथनांक की। लिखेंगे वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित दाब जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब एक माइंड में ये बात आ रही होगी कि आखिर वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब के लिए थोड़ा सा समझने के लिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई बर्तन है आपके पास, उसमें आप पानी ले लें और उसके बाद उसको ऊपर से ढक्कन से बंद कर दें, ठीक है। नीचे से धीरे धीरे गर्म करें तो शुरू में क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। हम धीरे धीरे हीट कर रहे हैं, ऊपर से ढक्कन बंद है, तो हम जब गर्म करेंगे धीरे धीरे तो जैसे जैसे गर्म होगा तो भाप में बदलेगा, तो भाप में बदलेगा तो द्रव से गैस में बदलना, ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन, ठीक है। जब भाप में बदल करके जब जा करके बर्तन के मतलब कि जो ढक्कन है उसकी सतह से टकराएगा तो वह द्रव में बदलने लगेगा फिर से, इसलिए कि ऊपर टेम्परेचर कम है नीचे ज़्यादा है, तो द्रव वाष्प में बदल रहा है, फिर वाष्प द्रव में बदल रहा है। तो एक रेट होगा, शुरू में वाष्पन बहुत तेज़ी से होगा और द्रवण बोलते हैं उसको, द्रव का क्या बोलते हैं, गैस का द्रव में बदलना संघनन या द्रवण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि शुरू में स्टार्टिंग में वाष्पन ज़्यादा होगा, इसलिए कि द्रव की मात्रा ज़्यादा है, वाष्प की मात्रा तो शुरू में बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतेगा, हम गर्म करते जाएंगे तो भाप की मात्रा बढ़ जाएगी और द्रव की मात्रा कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि वाष्पन क्या बोलते हैं, द्रवण तेज़ी से होगा और वाष्पन का स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं तो द्रव वाष्प में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे वाष्पन। और फिर वाष्प द्रव में बदल रहा है, इसको बोलेंगे द्रवण। तो वाष्पन का कोई एक रेट होगा और उसी तरह द्रवण का भी एक रेट होगा, मतलब किस स्पीड से वाष्पन हो रहा है, किस स्पीड से द्रवण हो रहा है। एक ऐसी अवस्था आती है जब वाष्पन की दर द्रवण की दर के बराबर हो जाती है, मतलब जितने स्पीड से वाष्पन होगा उतने ही स्पीड से द्रवण भी होगा। तो इसी अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। और इस साम्य अवस्था पर जो वाष्प बना हुआ है वह उस द्रव की सतह पर जो दबाव डालता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो एक बार दो बार इसको आगे पीछे करके सुनेंगे जो हम बोले हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे डिफिनीशन हम बिल्कुल छोटा सा लिख दिए हैं वाष्प दाब का, कि द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये डिफिनीशन है वाष्प दाब की। द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर। जल का क्वथनांक 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बाकी अब टेम्परेचर का इंटरचेंज पढ़ लेते हैं हम। केल्विन ताप के तथा सेल्सियस ताप डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध। यदि टी सेल्सियस तथा कैपिटल टी केल्विन ताप हो तो कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273। कहने का मतलब अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो सेल्सियस तापमान में हम 273 जोड़ देते हैं। अगर केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलना होता है तो हम केल्विन तापमान में से 273 घटा देते हैं। ये आपका फार्मूला है, देख लीजिएगा। फिर अगला है सेल्सियस ताप, अगर यहाँ पे सी से हम डिनोट करें, तथा फ़ारेनहाइट ताप में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध है F-32/9 बराबर C/5। इस पर हम एक न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये C है, सेल्सियस ताप है, F क्या है, फ़ारेनहाइट ताप है। क्वेश्चन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट तथा केल्विन ताप में बदलिए। तो दिया है C इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले फ़ारेनहाइट का रहा है तो फ़ारेनहाइट वाले में लिखेंगे। जैसे दिया होगा जो फार्मूला हम जानते हैं उसी सिंबल का यूज करेंगे यहाँ पे। तो C इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, F कैलकुलेट करना है, हम जानते हैं फार्मूला F-32/9 बराबर C/5 होता है। F-32/9 बराबर C की जगह पर 37/5। तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐसे करके, तो ये 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 इंटू F-32 इक्वल टू 37 इंटू 9। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5F माइनस 5 में 32 का 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 160 इक्वल टू 9 7 63 और 9 3 27 अच्छा 33 333। ये 160 इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 5 इक्वल टू 333 प्लस 160 इक्वल टू 5F इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 493 होगा। और फिर F इक्वल टू 493 में 5 से अगर हम भाग देंगे तो 5 9 45, 4 3 5 8 40, 3 0 5 6 30।
98.6 फ़ारेनहाइट। F इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ केल्विन वाला सॉल्व करना है हमको, तो केल्विन में हम टी से डिनोट करना है ना सेल्सियस को। तो स्मॉल टी इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल टी इक्वल टू कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कैपिटल टी इक्वल टू टी प्लस 273, तो 37 प्लस 273 बराबर 310 केल्विन। ठीक है, समझ में आएगा। ध्यान से देख के एक दो बार आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद अब देखें यहाँ पे जलवाष्प परिवर्तन, मतलब जल को अगर वाष्प में हम बदलते हैं तो जलवाष्प परिवर्तन के समय ऊष्मा दिए जाने के बाद भी द्रव के ताप में वृद्धि नहीं होती। वही कंडीशन है, क्वथनांक के बाद जब तक पूरा द्रव वाष्प में नहीं बदलता है तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा दी गई ऊष्मीय ऊर्जा कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए प्रयुक्त होती है। जब कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं तो वे पारस्परिक आकर्षण बल को तोड़कर वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रकार द्रव को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा द्रव की समष्टि के अंदर छिपी रहती है। यह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद से फिर यहाँ पे डिफिनीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। एक वायुमंडलीय दाब पर सेम उसी टाइप का है जो पहले हम लिखवाए हैं। वो गलन की गुप्त ऊष्मा, वही डिफिनीशन यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ पे हमारा द्रव होगा ठोस की जगह पर बस, और क्या बोलते हैं द्रव की जगह पर गैस होगा। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, वहाँ का लिखे थे एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, यहाँ का लिखेंगे द्रव को उसके क्वथनांक पर, वहाँ क्या लिखे थे उसके गलनांक पर वाष्प यानी गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये डिफिनीशन है। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ये आपको भी इसको रट लेना है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब संघनन की बात जो अभी हम कर रहे थे, क्या होता है संघनन, किसे कहते हैं? संघनन या द्रवीकरण किसी गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना द्रवीकरण या संघनन कहलाता है। तो गैस को द्रव में बदलना हो तो क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? ताप बढ़ाएंगे या घटाएंगे? अगर गैस को द्रव में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? ताप घटाना पड़ेगा, मतलब ठंडा करना पड़ेगा। तो संघनन बिंदु क्या होगा? वह निश्चित ताप जिस पर गैस द्रव में बदलता है उस गैस का द्रवणांक या संघनन बिंदु कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर गैस द्रव में बदलता है उस गैस का द्रवणांक या संघनन बिंदु कहलाता है। अगला हिमीकरण या हिमांक। हिमीकरण का मतलब जमना। किसी द्रव का निश्चित ताप पर ठोस में परिवर्तित होना हिमीकरण कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना ही क्या कहलाएगा? हिमीकरण। जिस तथा इस निश्चित ताप को हम द्रव का हिमांक कहते हैं। मतलब जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसी को हम क्या कहते हैं? उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन होता है। ठीक है, अतः अब देखो पदार्थ की अवस्था पर ताप के प्रभावों को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग। ठोस अवस्था, देखिए ये तीर बना हुआ है, अगर उष्मा देंगे उसको तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव अवस्था में। फिर द्रव अवस्था को अगर उष्मा देंगे तो ये बदल जाएगा गैसीय अवस्था में। ठीक उल्टा आते हैं, गैस को हम शीतलता का मतलब ठंडा करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठोस का द्रव में बदलना, और उष्मा देंगे तो ठोस द्रव में बदलेगा, अगर द्रव को उष्मा देंगे तो गैस में बदलेगा, अगर गैस को ठंडा करेंगे तो वह द्रव में बदलेगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो वह ठोस में बदलेगा। और यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात करें कि ठोस का द्रव में बदलना गलना या पिघलना कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना क्वथन या वाष्पन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, और द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण या जमना कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कुछ, आप लोग सॉल्व करके आंसर इसका दीजिएगा। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। 300 केल्विन, 573 केल्विन। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर 100 से
1 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरा का पूरा जल गैस में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अवस्था जो होगी वह गैसीय होगी या वाष्प होगा, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है। जब क्वथनांक किसे करना है, जब जल उबलने लगता है। तो जब जल उबलता है तो आप ध्यान दिए होंगे, जब जल उबलता है तो जल भी रहता है और भाप भी रहता है। तो हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अगला है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर क्यों रहता है। जबकि हम ऊष्मा देते हैं ताप क्यों स्थिर रहता है, तो इसका आंसर अभी हम निशान लगा के बताए हैं, आप लिख सकते हैं। जल का क्वथनांक तथा हिमांक बताइए, कितना होता है क्वथनांक और कितना होता है हिमांक जल का, आपको बताना है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तथा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान बताइए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करके इसका आंसर दीजिएगा। और अच्छे से नोट्स आप लोग बनाइए। उसके बाद जब स्कूल खुलेगा तो नोट्स तैयार रहेगा, तो सिर्फ समझाना होगा। तो आपको जो प्रॉब्लम होगी नहीं समझ में आएगा, सब हम समझा करके क्लियर कर देंगे। और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप एक केमिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो। थैंक यू।